नेपाल में क्या हो रहा है, वहां तो गदर सा लगता है कुछ मच रहा है और एक चर्न, बड़ा सिग्निफिकेंट चर्न हो रहा है नेपाल में, जिसमें कि जो लोग हैं वो राजा के शासनकाल में वापस जाना चाहते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी आई थी 2008 में, बट उसके बाद कोई 17 साल में कोई 15 बार सरकारें चेंज हुई हैं। डेमोक्रेसी तो एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रूलिंग सिस्टम है दुनिया का, और जो भी देश डेमोक्रेटिक बन जाता है वो धन्य हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी को अल्टीमेटली ऑपरेट करते हैं पॉलिटिशियंस, और नेपाल के पॉलिटिशियंस, माफ़ कीजिए, उन्होंने अपने देश को, दे हैवंट सर्व्ड देयर कंट्री वेल। वो आपस में उनकी झड़पें चल रही हैं, चलती जा रही हैं। 17 साल में 15 बार से ज़्यादा तो सरकार चेंज हुई है साहब। स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, करप्शन बढ़ती जा रही है, वीनल करप्शन होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 12% के ऊपर है। और फिर वहाँ पे नेपाल में सबसे ज़्यादा जो कन्वर्शन की रेट है उसमें तो एक अलार्मिंग राइज हुआ है। कोई और देश में कन्वर्शन इस स्पीड पे, इस रेट पे नहीं हो रही जितनी कि नेपाल में हो रही। भारत में भी, पंजाब में बहुत बढ़ रही है, लेकिन नेपाल में जिस रेट पे कन्वर्शन हो रही है, अब तो वो ये प्रोपोर्शंस पे पहुंच गई है कि वो लोकल आइडेंटिटीज को थ्रेटन कर रही है। अरे साहब, याद रहे 1857 की गदर का जो मेन अपेरेंट कारण था, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, कि वो ग्रीस कार्ट्रिजेस खिला रहे, तो वो उनको मुंह से खोलने के लिए विविश कर रहे थे सिपाहियों को, और वो खबर फैल गई थी कि साहब ये तो गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी में डिप है, और लोगों को लगा कि ये तो हमको कन्वर्ट करने का एक षड्यंत्र है। और आइडेंटिटीज जब थ्रेटन हुई तो गदर विद्रोह हो गया। ये आई थिंक दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल राइट नाउ। डिसइल्यूजनमेंट with the way democracy has functioned। और जो माओइस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो तो साहब फ्री रन दे रहे हैं कि कन्वर्शन की जाए नेपाल के अंदर, और इससे लोकल आइडेंटिटीज़ अब बहुत बुरी तरह से थ्रेटन हो रही हैं। बहुत बुरी तरह से उनको ये भय सता रहा है कि हमारा कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा धर्म ही ख़त्म हो जाएगा। एंड देयर इज़ दैट यर्निंग टू गो बैक टू देयर रूट्स, कि वापस अपनी जड़ों पे जाएं, अपनी कल्चरल रूट्स में जाएं, जिसमें कि नेपाल एक हिंदू किंगडम था, और हिंदुइज्म और किंगडम दोनों बड़े डीपली टाइड है। आफ्टर ऑल जो नेपाल का राजा है वो विष्णु का 10वां अवतार के रूप में माना जाता है, उनकी तो तकरीबन पूजा होती। सो हिंदुइज्म और जो है रॉयल्टी, ये नेपाल में तकरीबन साथ साथ हैंड इन हैंड जाते हैं। तो अगर उनको ये जो थ्रेट सता रही है कि हम तो पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा वजूद ही नहीं रहेगा, तो नेचुरल है कि वो जो राजा के जो राज्य का समय था वो उसकी तरफ वो हार्कन बैक करें, उस तरफ सोचें। तब स्टेबिलिटी तो थी, करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्थिरता थी, कल्चरल वाइब्रेंसी थी उस राज्य के अंदर। तो ये सब यहाँ पे कायापलट नेपाल में कैसे हुई थी? अरे साहब, उसके पीछे आधा जिम्मेवारी तो भारतवर्ष की है, भारतवर्ष की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसमें सोनिया गांधी करता धरता थी। उन्हें ये चिढ़ थी कि नेपाल एक हिंदू किंगडम है, और वो मोनार्की को इसके लिए जिम्मेदार समझती थी कि वो कन्वर्शन होने से रोक रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। इसलिए वो चाहती थी कि जो राजशाही का तख्ता पलट किया जाए काठमांडू में, और एक सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार लाई जाए, जिसके तहत वहाँ पे धड़ाधड़ कन्वर्शंस की जाएं। बड़ा उनका ये उनकी एक ड्रीम थी सोनिया गांधी की, कि वो पूरे नेपाल को ईसाई बना दें, क्रिश्चियन बना दें, कन्वर्ट कर दें, इत्यादि इत्यादि। और इसके चलते जो मनमोहन सिंह की सरकार है, उन्होंने काफ़ी इस षड्यंत्र में उस वक़्त साथ दिया था। जो लेफ्टिस्ट थे, जो जेएनयू के हमारे पूरी ब्रिगेड थी, लेफ्टिस्ट ब्रिगेड, वो तो नेपाल काठमांडू में कैंप कर रही थी। सीताराम येचुरी तो वहाँ पे कैंप करके करता धरता बन गए थे नेपाल के डेस्टिनी के, नेपाल के फ्यूचर के। लेफ्टिस्ट रूल लाना चाहते थे, कम्युनिज्म नेपाल में लाना चाहते थे, कम्युनिज्म
यानी हिंदू धर्म का तो नाश किया जाए और वहाँ पे कम्युनिज्म को लाया जाए। ये षड्यंत्र वहाँ पे किया गया था। 2007 में मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में पोस्टेड था और हर साल हमारी एक डेलीगेशन जाती है हमारे जो मित्र देश हैं उनको मिलने, स्टडी करने, स्टडी टूर होते हैं हमारे। तो मैं स्टडी टूर लीड कर रहा था नेपाल में, 2007 की बात कर रहा हूँ। जब हमें अपने एम्बेसी में ब्रीफिंग दी गई तो लोगों ने बोला कि साहब वो बड़े माओइस्ट के सपोर्ट में बातें कर रहे थे और ये वो कह रहे थे। तो हम बड़े हैरान हुए, हम सारे, हमारी पूरी डेलीगेशन। हमने उनसे पूछा, जो हमारे प्रेजेंटर थे, कि साहब ये जो माओइस्ट जो हैं वो तो भारतवर्ष में भी गदर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम उनसे लड़ रहे हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अपना कहाँ वहाँ पे रेड कॉरिडोर से हम जूझ रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, पैरामिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी भारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये कहाँ तक अक्लमंदी होगी कि हम नेपाल में माओइस्ट को सपोर्ट करें? कल ये माओइस्ट वो माओइस्ट के साथ मिलके हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। ये तो काठमांडू से केरला तक एक रेड कॉरिडोर बन जाएगी। तो उस वक्त हमें बोला गया कि नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझते, ये माओइस्ट अलग है। मैंने कहा सर माओइस्ट तो माओइस्ट हैं, ये माओइस्ट या वो माओइस्ट। तो मैं उस वक्त हम बड़े हैरान हुए। और साहब बड़ी दिलचस्प बात है उस वक्त की, क्या हुआ कि मेरी डेलीगेशन में बहुत सारे ब्रिगेडियर्स, कॉमोडोर्स और एयर कॉमोडोर्स थे। तो नेपाल काठमांडू राजधानी में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी, क्या कहते हैं, हमारे रेड स्टार प्लेट्स के साथ। तो उस वक्त ये कम्युनिस्ट और माओइस्ट बहुत एक्टिव थे। वहाँ पे बहुत सारी उनको रेड स्टार प्लेट्स दिखी। संयोगवश उसी वक्त एक नेपाल की रॉयल नेपाल आर्मी की पलटन गई थी दिल्ली यूएन मिशन जाने के लिए। वो सामान लेके आ रही थी, साजो सामान, वो बीएमपीज वाइट पेंटेड और गाड़ियां वगैरह लेके वो वापस आ रहे थे। उनको नेपाल के बॉर्डर पे क्रॉस करते देखा गया। तो माओइस्ट ने 2+2 किया कि अरे यहाँ इंडियन आर्मी की डेलीगेशन, वहाँ पे इंडियन आर्मी अंदर आ रही है। तो वहाँ पे अफवाहें फैल गई काठमांडू में कि साहब इंडियन आर्मी कू करने वाली है और वो नेपाल को टेक ओवर करने आई है। और एक कारगिल का जो जर्नैल है जो कारगिल में लड़ चुका है, वो काठमांडू पहुंचा हुआ है पूरी डेलीगेशन के साथ टेक ओवर करने। ये अखबार में खबर छप गई। और जो माओइस्ट ट्रेड यूनियन थी उन्होंने बड़ा हल्ला किया कि साहब ये जो इंडियन आर्मी की डेलीगेशन आई है इसको वापस जाना चाहिए। तो एम्बेसी वालों ने हमको वहाँ से निकाला, हमारा होटल चेंज किया। और अगले दिन मुझे नेपाल के प्रधानमंत्री साहब जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे उनके पास जाना था। तो जैसे ही वो मेरे को मिले तो वो हंस के बोले, आर यू द फेमस इंडियन आर्मी जनरल हु हैज कम टू टेक ओवर नेपाल। तो हम सब बहुत हंसे उस वक्त, क्योंकि हमको मतलब ये तो बचकानी सी बात थी और बचकाना सा रूमर था। बट ये दिखा रहा है कि वहाँ हालत क्या थी नेपाल में। उस वक्त मैंने क्लियरली अपने लोगों को बोला था, अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि हम माओइस्ट को नेपाल में लाके सेल्फ गोल कर रहे हैं। कम्युनिस्ट चीन के ज़्यादा सक्के होंगे और हमको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अफसोस कि मेरी भविष्यवाणी तकरीबन खरी बैठी है और अब नेपाल में जो है वो फिर से गदर हो रहा है, फिर से चर्न हो रहा है। अरे साहब, नेपाल ने तो एक बार कहा था कि हम भारत के साथ विलय होना चाहते हैं। जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने उसे ठुकरा दिया था। अब नेपाल आज़ाद देश है। इट वॉज दी ओनली हिंदू किंगडम इन दी वर्ल्ड। और अफसोस कि भारतवर्ष ने ही उसमें वो जो कू था राजा के खिलाफ, उसमें सहयोग दिया था। तत्कालीन उस समय राजा जो थे वहाँ पे वो कांड हुआ था, हत्याकांड रॉयल पैलेस के अंदर। तो उससे लोग भी थोड़े खिन्न थे राजा और ख़ानदान के साथ कि जो मास मर्डर हुआ था वगैरह वगैरह। तो लेकिन तब से लेके अब तक मैंने देखा है कि लोगों की परसेप्शन बहुत बदल गई है। अब लोगों ने डेमोक्रेसी को आजमाया है। लोगों ने देखा है कि साहब डेमोक्रेसी वहाँ पे जो है बड़ी बुरी तरह से ऑपरेट की गई है। वो जो पॉलिटिशियन चिल काऊ उनकी बंदी नहीं हो रही। 17 साल में 15 सरकारें चेंज हुई है, कोई स्थिरता नहीं, कंटिन्यूटी नहीं, करप्शन बढ़ी जा रही है, हदें पार कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है। ऊपर से कन्वर्शन का ये जो तमाशा है,
ये इतना बढ़ रहा है कि नेपाल के हिंदू समुदाय को, बौद्ध समुदाय को अब खतरा लग रहा है कि उनका वजूद का क्या होगा, उनकी आइडेंटिटी का क्या होगा। तो साहब इसके चलते हम लोग को अब ये देखना पड़ेगा कि आगे आगे होता है क्या। नेपाल इज़ अ क्रूशल कंट्री, क्रूशल बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पे अराजकता हो, वहाँ पे गदर हो, और जो भी है वहाँ पे जो विशेज़ ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल हैं वो पूरी तरह से उनको ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बड़ी अजीब चीज़ जो हुई वो है कि नेपाल के आर्मी चीफ का एक कथित बयान था कि हम सरकार की फ़ौज नहीं, हम तो जनता की फ़ौज हैं, जनता जनार्दन की फ़ौज है, और जो जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा। नेपाल के राजा को सुझाव दिया गया था कि वो जाके लोगों से मिलें, संपर्क करें। उन्होंने बहुत टूरिंग की है नेपाल में, और बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं तमाम शहरों में नेपाल के, चाहे नेपालगंज हो, चाहे तेराई का रीजन हो। अभी वो वेस्टर्न नेपाल से वापस आए थे, और जब वो आए थे कोई 4-5 लाख लोगों का हजूम उनको रिसीव करने गया था काठमांडू की एयरपोर्ट पे, और उनको तो वो चाहते थे कि ला के नारायण हट्टी पैलेस में लाएं और ज़बरदस्ती इंस्टॉल कर दें। वो तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, मैं कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं चाहूँगा, हम लॉ एंड ऑर्डर को भंग नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। उन्होंने काफ़ी वो बड़प्पन दिखाया है इसके अंदर, लेकिन जो सेंटिमेंट ग्रास रूट्स पे है वो तो साहब है। जय भारत, जय हिंद।